बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया सूचकांक का, थोड़ा सा इनिशियल बातें जो है हम पढ़ चुके हैं। और सूचकांक में एक विधि पढ़ी थी हमने। कौन सी विधि पढ़ी थी बेटा? समूहित विधि या समूहन विधि जिसको हम कह रहे हैं, वो कल हमने देख ली थी। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हम मूल्य अनुपातों की माध्य विधि। मूल्य अनुपातों की माध्य विधि। कई बार इसको मूल्य अनुपातों की माध्य विधि जो है उसकी बजाय मूल्य अनुपातों की माध्य परिकलन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य परिकलन विधि। सूचकांक आपका चैप्टर संख्या 8 है किताब का, इसको हम देखेंगे। माध्य परिकलन विधि या माध्य विधि एक ही बात है बेटा। जब किसी एक वस्तु का प्रयोग हो, यानी कीमत सूचकांक आपको निकालना है एक वस्तु के संदर्भ में। जब एक वस्तु के संदर्भ में निकालना है तो दो चीजों के अनुपात से काम आपका चल जाता है, और वो अनुपात होता है आपकी वर्तमान वर्ष जो है उसकी कीमत, वर्तमान वर्ष की कीमत, और सूचकांक के संदर्भ में जो भी आधार वर्ष लिया था, आधार वर्ष की कीमत, आधार वर्ष की कीमत। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे हम, इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो वो जो है वो एक वस्तु के लिए कीमत सूचकांक का मान आ जाएगा। प्रतिशत में निकाल लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। ये बात हुई एक वस्तु के लिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा वस्तु हमारी हो तो यहां पे जो है इनका माध्य निकाला जाएगा या इनका औसत निकाला जाएगा। और औसत निकालने के लिए फिर हमारा, जैसे हमने कहा वर्तमान वर्ष की जो कीमत है उसको हमने क्या लिया? P1 कहते हैं हम, और आधार वर्ष वाली को क्या कहते हैं? कल हमने पढ़ा था P0, और गुणा 100 कर दिया हमने। तो ये तो हो गया आपका केवल एक वस्तु के लिए। लेकिन एक से ज्यादा वस्तु हो तो क्या करेंगे? एक से ज्यादा वस्तु है तो इन सब का जोड़ करेंगे, सारी वस्तुओं का जोड़ करेंगे। और जोड़ के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा का साइन लगाते हैं। और फिर हमने कहा इसका माध्य निकालेंगे तो 1/n। ये फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बेटा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें हम, वापस से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं, कि आपका जो P1 है, P1 वो जो है वो करंट ईयर की कीमत है, यानी वर्तमान वर्ष की कीमत है, वर्तमान वर्ष की कीमत। और P0 जो है वो है आपकी आधार वर्ष की कीमत। कौन से वर्ष की कीमत बेटा? आधार वर्ष की कीमत। n जो है यहाँ पे वस्तुओं की संख्या हो गई, n वस्तुओं की संख्या हो गई। इसकी सहायता से माध्य विधि जो है हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। माध्य विधि कहें या माध्य परिकलन विधि कह सकते हैं। इस फॉर्मूला के आधार पे अगर हम कोई सवाल करना चाहें तो इससे पहले वाले में जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था उसी सारणी को अगर बात मैं करूं तो देखिए, एक टेबल हमने इससे पहले पढ़ी थी, और वो टेबल मैं आपको बना के अभी बता देता हूं। इसको मिटा दूं क्या पहले? ये समझ में बात आ गई होगी। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, जगह का थोड़ा उपयोग करेंगे हम। ये फॉर्मूला साथ में रहने देता हूँ। ये जो टेबल हमने कल भी इसी टेबल को हमने लिया था कि जैसे कुछ 4-5 वस्तुएं हैं हमारी, A, B, C, D, और 4 वस्तुएं हमने ली थी। ये वस्तुएं हैं हमारी वस्तुएं। और फिर इनकी P0 जो है आधार वर्ष की कीमतें जो वो ले रही थी हमें 2, 5, 4, 2, 2, 5, 4, 2। और फिर हमने वर्तमान वर्ष की इनकी बेटा कीमतें ली जो हैं वो हैं P1, वो हैं 4, 6, 5, 3, 4, 6, 5, 3,
यहाँ पे इस टेबल में आपकी मात्राएं भी थी, लेकिन फिलहाल इस चीज़ के लिए हमें मात्राओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला है इसमें केवल कीमतें हैं। मात्राओं की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम भारित कीमत सूचकांक निकालेंगे। और इस फॉर्मूला में हमने अप्लाई कर दिया, अगर कहें जैसे 1/n, और 1/n जो है 1/n, यहाँ पे वस्तुओं की संख्या जो है वो कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। 1/n और सिग्मा का मतलब एक तरह से इनका जोड़, P1/P0। P1 कितना है यहाँ पे देखिए, P1 है 4 और P0 कितना है यहाँ पे रेस्पेक्टिवली 2 है, तो यहाँ पे कर दिया हमने 4/2, और सिग्मा का मतलब सबका जोड़ होगा। दूसरे में कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है, तो ये आ गया आपका 6/5 प्लस इसी तरह से ये 5/4 आ जाएगा, और प्लस 3/2, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और परसेंटेज इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो गुणा 100 से कर देंगे। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 1/4, और इसको सॉल्व करना चाहें मैथमेटिकल तरीके से तो आप जो है फॉर्मूले में यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। छोटी क्लासों में आपने चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ा है, तो ये आ गया आपका 40, और प्लस ये आ गया कितना, 24, कैलकुलेट कर लेना बेटा, और ये आ गया 25, और प्लस ये आ गया 30, और इंटू 100। इस लेवल की क्लास में आप हो, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊँ, और सीधा सीधा जो है मैं आंसर लिख रहा हूँ। ये आपका आ गया 149। कितना आ गया बेटा, 149। यानी आधार अवधि में अगर कीमतें 100 थी तो उसके बाद में वर्तमान वर्ष में कीमतें आ गई 149। कहने का मतलब कितने परसेंट की ग्रोथ हो गई, 49% की ग्रोथ हो गई। क्लियर है बेटा। ये तो बात हो गई कीमत सूचकांक की बात। अब जो है इसी से अगर हम भारित सूचकांक ज्ञात करेंगे, भारित सूचकांक ज्ञात करेंगे तो इसको हम आगे चलें तो भारित सूचकांक के लिए मिटा दूं इसको। ये अब बात आती है भारित सूचकांक की, मूल्यानुपातों का भारित सूचकांक। समूहन विधि का अलग था, मूल्यानुपातों का भारित सूचकांक। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। मूल्यानुपातों का भारित सूचकांक, भार की बात जहां भी आएगी W से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वाला फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उसी फॉर्मूले को तरीके से मैं लिखूं कि जैसे यहाँ पे हम कीमत सूचकांक की बात करें, भारत की P01 बराबर, उसमें क्या था, 1/n था ना। यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज हम कर देंगे, जैसे लिखेंगे W, हमने कहा था कि W से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे वेटेज है आपका, भार है, और वही लिखेंगे P1/P0 और गुणा 100। ये W से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हम जो है इसमें अनेक वस्तुएं होंगी तो सिग्मा आ जाएगा, और नीचे जो है वो वहाँ पे n लिख रहे थे, 1/n कर रहे थे, तो यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा। सिग्मा W। किताब में आपको I लिखा हुआ हो सकता है, WI और I = 1 to n वगैरह, तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। ये फॉर्मूला जो है आप भारित सूचकांकों के लिए लगा सकते हैं, और भारित सूचकांकों के लिए लगाएंगे तो इस फॉर्मूले में कोई एक आध एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल देख सकते हो। पहले वाली ही जो टेबल है उसके आधार पे हम जो है इसमें लगा सकते हैं कि जैसे पहले वाली टेबल थी आपकी, उसमें Q का मान दिया हुआ है, वहाँ पे आप भारित माध्य जो है या भारित सूचकांक जो है वो निकाल सकते हैं। और कोई नया उदाहरण आप लेना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ देखिए, एक नई टेबल यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है इसी पेज पे, उसको हम देखें। 4 वस्तुएं इसमें ले रखी हैं हमारी, A, B, C और D, और उसमें भार जो दे रखा है, यहाँ पे वेटेज जिसका मान हम इसको लिखते हैं W से लिखते हैं, W का मान दे रखा है कि पहली वस्तु जो है वो 40% यूज़ की जाती है, दूसरी वस्तु जो है वो 30% उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में ली जाती है, तीसरी वस्तु 20% और चौथी वस्तु जो है वो आपकी 10%।
ये इसका वेटेज हो गया, यानी भारित कीमत सूचकांक निकालने के लिए आपको W की जरूरत पड़ेगी। और आधार वर्ष जो है यानी P0 जिसको हम कहें आधार वर्ष की कीमतें, वो आपकी वही एग्जाम्पल के आधार पर इसने किया 2, 5, 4, 2। और P1 जो है वो यहाँ पे आपका P1 होगा, P1 हो जाएगा 4, 6, 5, 3, 4, 6, 5, 3। एक नया कॉलम यहाँ पे बनाया है मूल्य अनुपात। मूल्यानुपात का नया कॉलम बनाया। बेटा मूल्यानुपात कोई नई चीज नहीं है। इस फॉर्मूला में ये वाला जो पार्ट है P1 बटा P0 गुणा 100, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मूल्यानुपात। क्या कहते हैं? मूल्यानुपात। यानी P1 में P0 का भाग दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया मूल्यानुपात। यानी फॉर्मूला में आप डायरेक्ट लगाएं तो भी एक ही बात है, यहाँ सारणी में कैलकुलेट कर लें तो भी एक ही बात है। जैसे P1 बटा P0, ये आपका P1 है, इसमें P0 का भाग दिया आपने, 4 में 2 का भाग दिया तो बेटा कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 200 आ गया। तो यहाँ पे मूल्यानुपात 200 आ गया। इसी तरह से इसमें मूल्यानुपात जो है वो आपका 120 आ जाएगा। फिर 5 में 4 का भाग दिया तो 1.25 और 1.25 को 100 से किया तो 125 आ जाएगा। और ये आ गया आपका 150। कितना आ गया बेटा? 150 आ गया। और इसके आधार पे जब हम करेंगे, इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपका P01 या कीमत सूचकांक जो है वो इस तरह से आ जाएगा। सबका सिग्मा करना मूल्यानुपात, ये मैंने बताया था कि ये वाला जो है वो मूल्यानुपात है। और W से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? W से। तो पहली वस्तु जो है, पहली वस्तु का भार कितना है? 40 है। और इसका मूल्यानुपात कितना है बेटा? 200 है। 40 प्लस 200। फिर दूसरी वस्तु का जो भार है वो कितना है? 30 है। 30 गुणा 120। फिर उसके बाद में जो है 20 को 125 से करेंगे। और फिर लास्ट में जो 10 बचा हुआ है यहाँ पे, ये वाला आपका 10 जो है, इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे और फिर सिग्मा W का भाग देंगे तो ये हमारा जो है वो निकल के आएगा 156। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूला में सब कुछ अप्लाई आपको करना, और इस फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद आपका भारित कीमत सूचकांक जो है वो आया 156। कहने का मतलब बेस ईयर में 100 था और करंट ईयर में 156 आया है। इसका मतलब 56% की इसमें ग्रोथ जो है वो हुई है। ऑनलाइन क्लासेस बेटा स्टार्ट की ही हैं अभी, इसलिए थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आप जाएंगे और इसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्लास की फीलिंग्स और एक वर्चुअल मीटिंग की फीलिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो आप धीरे धीरे इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। आगे जो टाइम आ रहा है हमारा, वो टाइम जो है टेक्नोलॉजी युग का है, तो इन चीज़ों से हमें अभी से आदत डालनी होगी, आगे सीख जाएंगे बेटा। तो ये बात आ गई आपकी मूल्यानुपातों का भारित सूचकांक। अब कुछ जो है सूचकांकों की बात हम करेंगे। कुछ सूचकांक जो हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, इम्पोर्टेंट इंडेक्स जिनको हम कहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो होंगे। उनमें सबसे पहली बात आती है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ये आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक। CPI लिखते हैं बेटा इसको। क्या लिखते हैं? CPI। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या लिखते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको जो है हम लिखते हैं। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, निर्वाह सूचकांक। कभी अखबार में आपने पढ़ा हो तो अखबार में जो आपका इस तरह का पेज आता है जहाँ पे शेयर मार्केट की सूचनाएं वगैरह सारी आती हैं, वहाँ पे इस तरह की जो है सूचकांक की बात आती है। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है
उसको ही निर्वाह सूचकांक भी कहते हैं। और उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना करने के लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला जो है वो इस तरह से होता है, देखिएगा। आप सोचेंगे फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा। जैसे इसका सूचकांक का हमको सीपीआई ज्ञात करना है, सीपीआई का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपके फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिग्मा डब्ल्यू आर बटा सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है वो आपका वेटेज है या भार है, और आर जो है वो रेशियो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रेशियो मतलब मूल्य अनुपात, यानी बिल्कुल वो ही सवाल जो इससे जस्ट पहले हम किया था। मूल्य अनुपातों की बात करते हैं तो वहाँ पे आर लिखते हैं। आर का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि P1 बटा P0 और गुणा 100, ये मूल्य अनुपात था। पिछले फॉर्मूला में यही लिखा था। तो इससे हम जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरणों के तौर पे हमने दे रखे हैं कि कुछ आपकी किताब में जो है कुछ उदाहरण इसके दे रखे हैं कि कीमत सूचकांक कौन कौन से किस तरह से आपके इसके आंकड़े जो जारी किए हैं सरकार द्वारा, वो आंकड़े किस तरह से जारी किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। आपकी बुक में जो पेज नंबर 112 वहाँ पे लिखा हुआ है, आप किताब आपके साथ होगी तो और हेल्प मिलेगी। वहाँ पे सारे आंकड़े दिए हुए हैं। कुछ जो सूचकांक जारी किए गए हैं, सबसे पहले सूचकांक हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, उपभोक्ता प्राइस इंडेक्स। इसका जो आधार वर्ष था आपका, वो आपकी जो बुक में दे रखा है, वो बुक के आधार पे अगर बात करूं मैं, तो वो आधार वर्ष था आपका 2001 और 2001 की जो कीमत थी वो कितनी मानी गई? 100 मान ली गई। और उसके बाद में मई 2017 के आंकड़े के अनुसार इसका मूल्य सूचकांक जो था वो 278 था। लेकिन आपकी किताब चूंकि बहुत पहले पब्लिश हो चुकी है, इसलिए इसमें पुराने आंकड़े आपको दे रखे हैं। तो उपभोक्ता श्रमिकों के लिए एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ क्या 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, है ना, एक लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नए जो आंकड़े हैं हमारे, लेटेस्ट आंकड़े, उनके आधार पे बात करें तो इन्होंने कहा था जो औद्योगिक श्रमिक हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनका जो सूचकांक होगा वहां पे बेस ईयर इन्होंने 2012 लिया है। और 2012 में कीमत हमारी जो मानी है इन्होंने वो 100 मानी है। और जनवरी 2022 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उसके बाद में आंकड़े जारी होंगे तो आप तक सूचना पहुंचा दूंगा। वहां पे आपका प्राइस इंडेक्स जो था वो 165.7 जो था वो आपका औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई है। इन आंकड़ों को आप नोट कर लेंगे, आपकी किताब में भी संशोधन कर लेंगे। और किताब में संशोधन नहीं करें, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ठीक रहेगा। किताब में संशोधन का इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप कितनी बार संशोधन करेंगे, आने वाले समय में फिर ये आपके आंकड़े जो हैं वो चेंज होंगे। तो ये बात आ गई औद्योगिक श्रमिकों के लिए कीमत सूचकांक की बात। अब बात आती है कृषि श्रमिकों के लिए। एग्रीकल्चरल जो लेबर हैं, कृषि श्रमिक, अब आपको जो है आपकी बुक पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो 2017 के बाद का नहीं किया हुआ। किताबें आपकी जो हैं काफ़ी पहले छप चुकी थी, लेकिन लेटेस्ट आंकड़े जो हैं वो जारी हो चुके हैं। सीपीआई कृषि श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए आपका जो सीपीआई था उसमें बेस ईयर इन्होंने माना 1986-87, 1986-87 के जो आंकड़े थे उसके आधार पे कीमत बेस ईयर की कितनी मानेगी? 100, हमेशा 100 मानते हैं। और उसके बाद में इसमें जो है वो मार्च के आंकड़े जारी हो चुके हैं, मार्च 2022 के आंकड़े जारी हो चुके हैं। और मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार
आपका जो सूचकांक है वो 1109 अंक है। इस चीज को भी आप नोट कर लें बेटा। और कृषि श्रमिकों के लिए ही ये कृषि श्रमिकों की बात आई है, और कृषि श्रमिकों में भी दो कैटेगरीज हो गई है आपकी। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको और बता देता हूं। कृषि श्रमिकों में अगर रूरल एरियाज की बात करें तो ये आंकड़े थोड़े से अलग आपके हो जाएंगे, उन आंकड़ों के बारे में बता दूंगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे रूरल एरियाज के लिए बात करें तो यहाँ पे भी आपका 1106, 1109, 11 फरवरी में 1106 था, और इसमें जो मार्च में है 1109 है। अब बात करते हैं अखिल भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक, अखिल भारतीय शहरी उपभोक्ता सूचकांक और अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता सूचकांक की बात हम जो है वो करेंगे। इन आंकड़ों को थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपके सहूलियत रहेगी और थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा। यानी ये आ गया आपका अखिल भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक, ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अखिल भारतीय जो सूचकांक जारी हुआ है, इसके जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके आधार पे बेस ईयर माना गया इसमें 2022 का, सॉरी 2012 का। इसमें आपकी बेस ईयर में हमेशा कीमत मानी जाती है 100, और जो नए आंकड़े जारी हुए हैं वो आंकड़े जारी हुए हैं जनवरी 2022 के, और जनवरी 2022 के आंकड़ों के आधार पर इसका जो सूचकांक था वो 166.4 था। कहने का मतलब 66.4% की जो है वो 2012 से लेकर 2022 तक, यानी लगभग एक दशक में इतनी वृद्धि हो चुकी है। ये आगे भारतीय ग्रामीण उपभोक्ताओं का सूचकांक। और इसी में अगर शहरी उपभोक्ताओं की बात हम करते हैं तो शहरी उपभोक्ताओं के लिए जो है बेस ईयर यही आपका 2012 माना गया, और जनवरी 2022 में जो आंकड़ा जारी किया गया तो शहरी उपभोक्ताओं का सूचकांक जो है वो 165 आया, यानी 65% की वृद्धि आ गई। और इसमें जो एक लास्ट चीज बची है वो है कि अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला के इनको जनरलाइज कर दिया, और इसको जनरलाइज करने के बाद ये निकाला गया अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता सूचकांक, अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता सूचकांक। ग्रामीण और शहरी को जनरलाइज करने के बाद, इनका सामान्यकरण करने के बाद, औसत निकालने के बाद में आपका अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता सूचकांक, और जैसे शहरी और ग्रामीण में बेस ईयर आपका लिया था वो लिया था आपका 2012 का, और 2012 में कीमत मानी गई 100, और लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो तीनों के जनवरी 2022 के ही हैं, और जनवरी 2022 में आपका जो संयुक्त सूचकांक है वो है 165.7। कहने का मतलब इसमें 65.7% की ग्रोथ जो है वो आपकी हो गई है। इससे आगे का जो है वो अगला जो टॉपिक में करवाऊंगा, या अगला वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपको करवा देंगे। थैंक यू बेटा, पढ़ लीजिए।